अगर आप लोगों में से कुछ जाति प्रथा द्वारा उत्पन्न दुष्प्रभावों की इस उबने वाली चर्चा सुनते सुनते थक गए हैं तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। इसमें कोई नई बात नहीं है, इसलिए अब मैं इस समस्या के रचनात्मक पहलू के बारे में कहना आरंभ करता हूं। आपसे यह अवश्य पूछा जा सकता है कि अगर आप जाति के विरुद्ध है तो आपके विचार से आदर्श समाज किसे कहा जा सकता है। अगर आप मुझसे पूछे तो मेरा आदर्श एक ऐसा समाज होगा जो स्वाधीनता, समानता और भाईचारे पर आधारित हो। और ऐसा क्यों ना हो? भाईचारे के विषय में क्या आपत्ति हो सकती है? मेरे विचार से तो कोई आपत्ति नहीं हो सकती। आदर्श समाज गतिशील होना चाहिए, उसमें ऐसी भरपूर सरणियां होनी चाहिए कि वह समाज के एक हिस्से में हुए परिवर्तन की सूचना अन्य हिस्सों को दे दे। आदर्श समाज में अनेक प्रकार के हित होने चाहिए जिन पर लोग सोच समझकर विचार विमर्श करें और उनके बारे में एक दूसरे को बताएं और सब उसमें हिस्सा ले। समाज में विभिन्न लोगों के बीच संपर्क के ऐसे बहुविध और निर्विवाद बिंदु होने चाहिए जहां साहचर्य या संगठन के अन्य रूपों से भी संवाद हो सके। दूसरे शब्दों में, समाज के भीतर संपर्क का सर्वत्र प्रसार होना चाहिए। इसी को भाईचारा कहा जाता है और यह प्रजातंत्र का दूसरा नाम है। प्रजातंत्र सरकार का एक स्वरूप मात्र नहीं है, यह वस्तुतः सहचर्य की स्थिति में रहने का एक तरीका है जिसमें सार्वजनिक अनुभव का समवेत रूप से संप्रेषण होता है। प्रजातंत्र का मूल है अपने साथियों के प्रति आदर और मान की भावना। क्या स्वाधीनता पर किसी को भी कोई भी आपत्ति हो सकती है? अगर स्वाधीनता का अर्थ निर्बाध रूप से कहीं भी आने जाने का अधिकार है या जीवित रहने तक तथा शरीर की रक्षा का अधिकार है तो इसमें कुछ लोगों को ही आपत्ति होगी। अगर स्वाधीनता का अर्थ अपने शरीर को पूर्णतः स्वस्थ रखने के लिए, जीविका उपार्जन करने के लिए संपत्ति, उपकरणों और सामग्री पर अधिकार है तो इस पर भी कोई आपत्ति नहीं है। स्वाधीनता को वह लाभ क्यों न दिया जाए जो किसी व्यक्ति की शक्तियों के प्रभावपूर्ण और सक्षम उपयोग से प्राप्त हो सकता है। जाति प्रथा के जो समर्थक जीवन, शरीर और संपत्ति के अधिकार को ही स्वाधीनता मानते हैं, वे स्वाधीनता के इस स्वरूप को एकदम स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि इसमें अपनी जीविका को स्वयं चुनने का अधिकार निहित है। किंतु इस स्वाधीनता पर आपत्ति करने का अर्थ है दासता को शाश्वत बनाना, क्योंकि दासता का अर्थ केवल कानूनी अधिनिकरण या परतंत्रता नहीं है। इसका अर्थ है समाज में व्याप्त वह स्थिति जिसमें कुछ लोगों को विवश होकर अन्य लोगों से उन प्रयोजनों को भी स्वीकार करना होता है जिनके अनुसार उन्हें आचरण करना है। यह स्थिति तब भी रह सकती है जब कानूनी अर्थ में दासता का अस्तित्व न हो। यह स्थिति जाति प्रथा की तरह ऐसी दशाओं में पाई जाती है जहां कुछ व्यक्ति अपनी पसंद का धंधा छोड़कर स्वयं पर थोपे गए अन्य धंधे करने पर विवश हो जाते हैं। क्या समानता पर कोई आपत्ति हो सकती है? फ्रांस की क्रांति के नारे का यह सबसे विवादास्पद अंश रहा है। समानता के विरुद्ध आपत्तियां ठीक हो सकती है और यही मानना होगा कि सभी लोग एक समान नहीं होते। लेकिन उससे क्या होता है? समानता भले ही काल्पनिक वस्तु हो किंतु फिर भी उसे निर्देशक सिद्धांत के रूप में स्वीकार करना ही होगा। मनुष्य की शक्ति 3 बातों पर निर्भर है। पहली, शारीरिक आनुवंशिकता। दूसरी, सामाजिक विरासत या दाय जो उसे माता पिता द्वारा देखभाल, शिक्षा, ज्ञान विज्ञान का संचय और उसे बर्बर की अपेक्षा
अधिक सक्षम मनुष्य बनाने वाले सभी साधन के रूप में प्राप्त होती है, और तीसरी उसकी अपनी कोशिश है। इन तीनों पहलुओं की दृष्टि से निसंदेह मनुष्य असमान है, किंतु प्रश्न यह है कि क्या उनके असमान होने के कारण हम भी उन्हें असमान मानकर व्यवहार करें? इस प्रश्न का जवाब समानता के विरोधियों को अवश्य देना होगा। जहां तक व्यक्तिवादियों का दृष्टिकोण है, लोगों को इसलिए असमान माना जाना चाहिए क्योंकि उनके प्रयत्न भी असमान होते हैं। प्रत्येक मनुष्य की शक्ति के पूर्ण विकास के लिए उसे अधिक से अधिक प्रोत्साहन देना वांछनीय है, लेकिन अगर मनुष्य को उल्लेखित दो कारणों से असमान मानकर उसके साथ व्यवहार किया जाए तो क्या परिणाम होगा? स्पष्ट है कि जो व्यक्ति जन्म, शिक्षा, परिवार का नाम, व्यवसायिक संबंध और विरासत में मिली संपत्ति की दृष्टि से बेहतर है, वह अधिक अच्छा माना जाता है। किंतु ऐसी स्थितियों में जो चयन होगा उसे योग्य व्यक्ति का चयन नहीं कहा जाएगा। चयन विशेष अधिकार प्राप्त व्यक्ति का होगा। इसलिए यदि हम तीसरे कारण से लोगों को असमान मानने पर बाध्य होते हैं, तो यह भी उपयुक्त प्रतीत होता है कि पहले दो कारणों से हम लोगों को यथासंभव एक समान समझे। दूसरी ओर यह भी तर्क दिया जा सकता है कि यदि समाज के लिए अपने सदस्यों का अधिकतम सहयोग लेना अच्छा है, ऐसा तभी संभव हो सकता है जबकि प्रत्येक कार्य के आरंभ में उन्हें यथासंभव एक समान मानकर उनसे व्यवहार किया जाए। यह एक कारण है जिसके फलस्वरूप हम एक समानता को अस्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन समानता को स्वीकार करने का एक अन्य कारण भी है। एक राजनीतिज्ञ को असंख्य लोगों से व्यवहार करना पड़ता है। उसके पास न तो समय है और न यह जानकारी कि वह प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग पहचाने और तदनुसार यथोचित व्यवहार करे, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता या उसकी सामर्थ्य के अनुसार व्यवहार करे। मनुष्यों के प्रति न्यायोचित व्यवहार कितना ही वांछनीय या तर्कसंगत हो, तथापि विशाल जनसंख्या को वर्गीकृत करना या उन्हें अलग अलग करना संभव नहीं है। इसलिए राजनीतिज्ञ को एक सरल और व्यापक नियम का पालन करना चाहिए, और वह सरल और व्यापक नियम यह है कि सभी लोगों को एक समान माना जाए। इसलिए नहीं कि सब समान है, बल्कि इसलिए कि उनका वर्गीकरण या उन्हें अलग अलग करना असंभव है। समानता का सिद्धांत पूर्णतः भ्रांतिपूर्ण है, लेकिन कुल मिलाकर यही तरीका है जिससे कोई राजनीतिज्ञ राजनीति कर सकता है, क्योंकि राजनीति पूर्णतः व्यवहारिक विषय है जिसकी कसौटी भी पूर्णतः व्यवहारिक होती है।